मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक लेकर आई हूँ। इसमें निम्नलिखित टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। नंबर 1, कोशिका की संरचना एवं कार्य। कोशिका की संरचना एवं कार्य। नंबर 2, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। नंबर 3, ऊतक का सामान्य परिचय। नंबर 4, तंत्र का तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय। नंबर 5, पौधों में समन्वयन हार्मोन्स। आगे देखिए बच्चों, आपने मकान बनते हुए देखा होगा। यह ईंटों से मिलकर बनता है। बहुत सारी ईंटों को जोड़कर दीवारें खड़ी की जाती हैं और दीवारों से मिलकर कमरा तथा कमरों से मिलकर मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर बना है। दरअसल शरीर विभिन्न अंग तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बना है। ये तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं, जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाक, कान, फेफड़े, हृदय आदि। अंग पुनः छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने हैं। अंग पुनः छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें ऊतक कहा जाता है। ऊतक सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऊतक सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु सभी में एक बात समान है कि सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका। जिससे हमारा शरीर बना होता है, वह सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। ईंट की तुलना कोशिका से, ईंटों की तुलना ऊतक के, ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से, दीवार की तुलना अंग से, कमरे की तुलना अंग तंत्र से और मकान की तुलना पूरे शरीर से करके इस बात को अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोशिका है। कोशिका के समूह से क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग, और अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है। अंगतंत्र के मिलने से हमारा शरीर बनता है। अब बच्चों, कोशिका के बारे में देखिए। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो अब हम इसे कोशिका की परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं कि वह सूक्ष्म इकाई जिससे हमारा शरीर बना है उसे कोशिका कहते हैं, या कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में अनेक कोशिकाएं होती हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो बच्चों, आपने कोशिका के बारे में क्या समझा कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पर चित्र दिए हैं, इसके बारे में देखिए। क्या आप इनको पहचानते हैं? हाँ, ये अमीबा का चित्र है जो अनियमित आकार का है। अमीबा का आकार कैसा भी हो सकता है, वो अपना आकार बदलता भी रहता है। और जो अमीबा में ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, आउटग्रोथ दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? कूटपाद है। और बीच में जो है केंद्रक है, और साथ ही साथ ये जो कूटपाद है, इनका कार्य क्या है बच्चों? इनका कार्य गति करना होता है, यानी कूटपादों की मदद से अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है।
ये वाला चित्र जो है आपका पैरामीशियम का है। पैरामीशियम का शेप चप्पल के आकार का होता है और इसमें ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, काले कलर का ये केंद्रक है। बाहरी यानी पैरामीशियम के बाहरी तरफ देखिए तो ये छोटे छोटे रॉय जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। इन्हें सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। और सीलिया के द्वारा ही पैरामीशियम गति करता है। भाग पढ़ाया था उस पर आधारित कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसे आप लोग देखिए। नंबर एक सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। नंबर 2 है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर लंबी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप ये बताइए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अब आगे देखिए कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, चूँकि कोशिका इतनी छोटी होती है कि जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए हमें कोशिका का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, कोशिका का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था। ये एक आपका जीके के क्वेश्चन भी है कि जीके के क्वेश्चन के रूप में ये आ सकता है कि सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कब किया था? तो 1665। इन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी को खुद ही बनाया था, जिसके द्वारा कोशिका का अध्ययन किया था। तो बच्चों, आगे देखिए, ये जो आपको 2 प्रकार की कोशिकाओं के चित्र देखने को मिल रहे हैं, जो 1 2 3 4 5 6 यानी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं पादप कोशिका। इसे क्या कहते हैं? पादप कोशिका। और उसके पास ही एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, उसे कहते हैं जंतु कोशिका। अब देखिए, इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखिए। पादप कोशिका में क्या है? देखिए, पादप कोशिका में बाहर की ओर एक ये जो मोटा आवरण दिख रहा है आपको बाहर की ओर, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अलावा अगर आप जरा इस पर जंतु कोशिका पर नज़र डालिए, क्या जंतु कोशिका में ऐसी मोटी भित्ति दिखाई पड़ती है? नहीं। यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो लेबलिंग किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में है? अगर है तो ये समानता हो गई। इनमें से कोई ऐसा अंगक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिका में है, तो ये आपके अंतर हो जाएंगे। देखिए, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है। और अब आगे देखिए, कोशिका झिल्ली दोनों में है। अब ये केंद्रक जो है, केंद्रक दोनों में है। रिक्तिका इसमें बड़ी दिखाई पड़ रही है और इसमें एनिमल सेल्स में यानी जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी छोटी होती हैं। इसके अलावा पादप कोशिका में क्लोरोफिल, ये जो आपको संरचना दिख रही है, क्लोरोफिल की है, जो कि आप देखें जंतु कोशिका पर नज़र डालें तो जंतु कोशिका में ये संरचना आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, अर्थात पौधों के सभी हरे भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है।
जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसके अलावा आप देखिए ये आपकी रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदत्त बीजालिका, और इसमें भी यानी पादप कोशिका में भी अंतःप्रदत्त बीजालिका ये केंद्रक के पास है। ठीक है, ये तो आपकी समानता हो गई। इसके अलावा एक जो मुखांतर है आपका ये रहा सेंट्रोसोम। अब देखिए एनिमल सेल्स में यानी जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम है लेकिन पादप कोशिका में नहीं है, ये एक अंतर है। तो बच्चों अब आपने चित्र तो देख लिया, इसके साथ ही साथ इसके बारे में जो लिखा है उसको देखिए। जो अभी समझाया बस वही है और कुछ नहीं। अगर विज्ञान में आपको चित्र तैयार है तो उसके बारे में आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे ये सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं। कोशिका द्रव मतलब कोशिका में जो पानी भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। साथ ही कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं। कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं दिखाई देती हैं। छोटी छोटी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। रचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। पौधे एवं जंतु की कोशिका में कुछ कोशिकांग समान और कुछ कोशिकांग असमान होते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना। पादप और जंतु कोशिका की संरचना में क्या है आगे कि 6.3 में देखिए प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य। पादप एवं जंतु कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके कार्य देखिए। क्या है? कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, केंद्रक आदि अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। एक कोशिका में अभी आपने जैसा कि ऊपर देखा, कोशिकाओं में सबसे पहले कोशिका झिल्ली, फिर अंदर केंद्रक होता है और इसके बाद उसके जो कोशिका द्रव में अनेक कोशिकांग पड़े रहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य नीचे दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक एक करके सभी कोशिकांग के कार्य देखेंगे। अब जो अभी बताया देखिए, नंबर 1 कोशिका झिल्ली। नंबर 1 कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में देखिए, ये प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है। जैसा कि अभी ऊपर देखा कि पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कोशिका को क्या करती है? स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है या कंट्रोल करती है। यह सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित रहती है। क्या उपस्थित रहती है? कोशिका झिल्ली। यानी सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली अवश्य ही उपस्थित रहती है। अब देखिए कोशिका झिल्ली पादप जंतु कोशिका में तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है। अब कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या है और उसके कार्य क्या हैं बच्चों? अब देखिए, आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति जो है पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। मोटी और मजबूत परत, ये आपका कोशिका भित्ति का एक बहुत अच्छा लक्षण है उसका। कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी और मजबूत, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति के कार्य हो गए। कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है और मजबूत होती है और ये कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये देखिए, ये दोनों कोशिकाओं का एक अंतर हो गया कि पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब देखिए तीसरा नंबर केंद्रक। केंद्रक के बारे में देखिए बच्चों, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा यानी सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में होता है और पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर होता है।
आपने अभी पादप कोशिका जंतु कोशिका को देखा था, जंतु कोशिका के चित्र को देखा था। उसमें केंद्र की पोजीशन कहाँ थी बच्चों? पादप कोशिका में परिधि पर था, परिधि पर था, और जंतु कोशिका में सेंटर पर यानी मध्य में था। ठीक है। इसका आकार, अब ये तो आप उसकी कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ पर स्थित होता है पादप और जंतु कोशिका में, लेकिन अब इसके कार्य क्या होते हैं। अब हम केंद्र के कार्य और कार्यों के बारे में देखेंगे कि केंद्र के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। किसका कार्य? केंद्रक। केंद्रक का कार्य कोशिका की वृद्धि करना और विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण रखता है। कौन नियंत्रण रखता है बच्चों? कोशिका की रचना और कार्य पर कौन नियंत्रण रखता है? केंद्रक। अब आइए कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के बारे में क्या है? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कि जो आपकी कोशिका झिल्ली है और केंद्रक है, उसके बीच जो कुछ भी भरा होता है, जो भी द्रव भरा होता है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर एक माइटोकॉन्ड्रिया। आपने देखा था जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र में, आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही थी। गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी काय जो है दोनों में है। हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब अभी तो आपको उदाहरण बताए थे, लेकिन अब एक एक करके जो भी कोशिकांग हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना है। आपने चित्र में देखा था ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र में माइटोकॉन्ड्रिया कैसी थी? कैप्सूल आकार की संरचना, जो श्वसन क्रिया में भाग लेती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में भाग लेती है और जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा संचित करता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो बच्चों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए नेक्स्ट, हरित लवक। हरित लवक क्या है? यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। बिल्कुल सही कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के उपस्थिति में होती है। इसीलिए कहा है कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। तारक काय केंद्र के पास पाया जाता है। पादप और जंतु कोशिका के चित्र को देखने पर आपने पाया कि तारक काय जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में नहीं। ये केंद्र के पास होता है और ये कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। सेंट्रोसोम यानी तारक काय का कार्य है कोशिका विभाजन में सहयोग देना। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। रिक्तिका। रिक्तिका के बारे में देखिए। यह पादप जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। देखा था ना आपने। रिक्तिका जो है पादप कोशिका में बड़ी, जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी पाई जाती है। वही इसमें बोला है, लिखा है, पर पादप में एक बड़ी रिक्तिका के केंद्र में होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएँ कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका कार्य क्या होता है बच्चों? इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इसकी मात्रा को संतुलित बनाए रखना। यानी पानी, लवण आदि को संग्रह करना और इसकी मात्रा को भी संतुलित बनाए रखना। गोल्गी काय।
गोल्गी कार्य क्या है? पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं श्रवण करने का कार्य करता है। गोल्गी बॉडी का कार्य है पदार्थों का संश्लेषण करना और भंडारण करना, श्रवण करना। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कोशिका में जो कोशिका के किसी काम के नहीं होते, उन्हें लाइसोसोम खत्म कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का क्या कार्य है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही कहा। और आगे है जो अंतःप्रतंबी जालिका, अंतःप्रतंबी जालिका। अंतःप्रतंबी जालिका क्या है, इनकी संरचना कैसे होती है? तो देखिए बच्चों, झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा अंतःप्रतंबी जालिका कहलाती है। यानी झिल्लियों से बनी हुई जटिल जालनुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? अंतःप्रतंबी जालिका, जो केंद्रक से जुड़ी होती है, परिधि तक होती है। यह केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि अंतःप्रतंबी जालिका के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। अंतःप्रतंबी जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चिकनी अंतःप्रतंबी जालिका और खुरदरी अंतःप्रतंबी जालिका। चिकनी अंतःप्रतंबी जालिका जो होती हैं उन पर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं और खुरदरी अंतःप्रतंबी जालिकाएं जो होती हैं उन पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। दोनों कोशिकाओं के अध्ययन से हम जान चुके हैं कि अधिकांश कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। यानी मोस्टली कोशिकांग जो है दोनों में पाए जाते हैं। कुछ जो है वो उनका अंतर है, यानी कुछ किसी कोशिका में पाए जाते हैं और किसी में नहीं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो पादप कोशिका या केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर पादप एवं जंतु कोशिकाओं की पहचान की जाती है। अब देखिए अंतर, देखिए तालिका 6.1 में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखिए क्या अंतर है। देखिए पादप कोशिका में कौन कौन सी कोशिकांग पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में कौन कौन सी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखना है। नंबर 1 कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है बच्चों? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नंबर 2 हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। ये अंतर हो गए आपके। नंबर 3 है सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। बिल्कुल सही कहा, सेंट्रोसोम तो जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है, पाया जाता है। नंबर 4 रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। रिक्तिका बड़ी और संख्या में एक होती है। आपने देखा होगा पादप कोशिका का चित्र जो बना था उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा था कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका है बहुत बड़ी सी थी और जंतु कोशिका में छोटी छोटी थी। ठीक है। केंद्रक है। नंबर 5 है पादप कोशिका में। आइए, केंद्रक परिधि की ओर होता है। यस, केंद्रक परिधि की ओर और जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अब आपका आया है ऊतक। क्या आया? ऊतक। इससे पहले आपने कोशिका के बारे में पढ़ा और फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी के सहायता से और फिर उसकी कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया। अब ऊतक देखिए बच्चों, ऊतक के बारे में देखिए। आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी सभी जीवित प्राणी या पौधे किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीवों में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं।
यानी अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय होते हैं, फिर भी इसमें सभी जीवन क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिक जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? असंख्य कोशिकाएं होती हैं और असंख्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है। जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह। पेशी क्या है? कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का काम क्या है? संदेशों को पहुंचाना। तथा पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, वे समूह में होती हैं। यानी शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करने में सक्षम होती हैं, वे समूह में होती हैं। यानी समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, क्या कहते हैं? ऊतक। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, ऊतक कहलाते हैं। अब एक एक करके देखें। सबसे पहले हम पादप ऊतकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पादप ऊतकों का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए पादप ऊतकों के बारे में हम पढ़ते हैं। पादप ऊतकों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जंतुओं में लंबाई में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। बिल्कुल सही कहा। अब आप मनुष्य को ही देख लीजिए कि मनुष्यों में लंबाई है जो मैक्सिमम जो होती है वो आपके 21 साल तक पूरी हो जाती है। इसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती है, परंतु पौधों में वृद्धि जीवन भर होती रहती है। आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ है उसकी लंबाई हमेशा होती रहती है। अगर ऊपर नहीं भी होगी तो उसकी साइड की शाखाओं में वृद्धि होगी। कुल मिला के उनकी पेड़ पौधों की वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है और नई नई शाखाएं बनती रहती हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ भाग में सीमित रहते हैं। यानी पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ सीमित भाग में रहते हैं। ऊतकों की विभाजित क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों को क्या बोला है? एक महत्वपूर्ण लाइन दी है इसमें। ऊतकों की विभाजित क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक एवं स्थायी ऊतकों में वर्गीकृत किया गया। पौधों के ऊतकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? पादप ऊतक को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया बच्चों? नंबर 1 प्रविभाजी ऊतक, नंबर 2 त्रिविभाजी ऊतक, नंबर 2 स्थायी ऊतक। ठीक है ना। अब हम प्रविभाजी ऊतक क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, प्रविभाजी ऊतक क्या है? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जड़ तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है। यानी पौधों में वृद्धि कहाँ होती? जड़ तनों की टॉप पर, जड़ तने के टॉप पर होती है, यानी शीर्ष भाग में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ये जड़ तने की शीर्ष पर विभाजन किस कारण होता है? तो ये विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। यानी पौधे की जड़ और तना के शीर्ष भाग में विभाजन करने वाले ऊतक पाए जाते हैं।
इन ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक या विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक विभाज्योतक ऊतक हैं जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्रियाकलाप के माध्यम से विभाज्योतक ऊतक के कार्य को समझेंगे। तो आइए क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप में देखिए, अब ये चित्र है, 2 गिलास है कांच के, उसमें पानी भर रखा है और ऊपर से प्याज के बल्ब को ऐसे रख रखा है ताकि वो नीचे बिल्कुल ना घुसे। उसका आधा पार्ट जो है प्याज के बल्ब का आधा पार्ट ऊपर रहे और आधा नीचे। तो देखते हैं क्या है इसमें। आइए 2 कांच के जार लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अब 2 प्याज लेते हैं और अलग अलग जारों में एक एक करके प्याज रख देते हैं। 5 दिनों तक दोनों प्याज की जड़ों की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे दिनों में दोनों जार के प्याज की जड़ की लंबाई माप लेते हैं। यानी पहले, दूसरे, तीसरे दिन में दोनों प्याज की जड़ की लंबाई माप लेते हैं। दूसरे जार में रखे प्याज की जड़ को चौथे दिन लगभग, यानी पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक दोनों प्याज की जड़ की लंबाई को मेज़र करते हैं, मापते हैं। फिर चौथे दिन क्या करते हैं कि दूसरे जार में रखी प्याज की जड़ को काट लेते हैं, 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जारों में रखी प्याज की जड़ों की लंबाई को 5 दिनों तक पुनः अवलोकन करें। यानी आपने तीसरे दिन तक तो दोनों बल्बों की प्याज की बल्बों की जड़ों का मेजरमेंट किया था। चौथे दिन में सेकंड जो गिलास रखा है उसकी प्याज की जड़ को 1 सेंटीमीटर काट लिया था। अब क्या है, 5वें दिन तक इनका दोनों का अवलोकन करते हैं और इसमें प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका के अनुसार अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो आगे क्या है, इस प्रकार का क्रियाकलाप जलकुंभी की जड़ों के अग्रसिरे काट कर पुनः जल में छोड़कर भी किया जा सकता है, यानी जलकुंभी पर भी किया जा सकता है। आगे देखिए, ये तालिका दी है। इसके अलावा आगे ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन क्रियाकलाप पर आधारित है। इसमें बोला है, पहले जार में रखी प्याज की जड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। यानी दूसरे प्याज की जड़ को काट लिया था ना, चौथे दिन 1 सेंटीमीटर दूसरे प्याज की जड़ को काट लिया था और जड़ों को काट लिया था और पहले जार की जड़ों को नहीं काटा था। तो इसमें कहा गया पहले जार में रखी जड़ों की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। कुछ भी नहीं परिवर्तन होता, क्योंकि पहले जार में जो प्याज रखा उसकी जड़ के जो शीर्ष भाग पर विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं, इसलिए बराबर वृद्धि होती रहती है। दूसरे जार में रखी प्याज की जड़ों के अग्रसिरे के काटने के बाद जड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। यानी अग्रसिरे पर विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं और जड़ की ऊपरी भाग को काटने पर उसकी जड़ की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वृद्धि जिन ऊतकों के कारण होती है वो ऊतक वहाँ पर नहीं थे, यानी उसके अग्रभाग में कट गए थे। जब हम दूसरे जार में रखे प्याज की जड़ के अगले सिरे को काट देते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देती है। ऐसा क्यों? अरे वही बात है कि अग्रभाग में जड़ तना के अग्रभाग में यानी शीर्षार्ध भाग में विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं और जब तक विभाज्योतक ऊतक जड़ तना के अग्रभाग में रहते हैं तब तक वृद्धि होती रहती है। अगर उनके अग्रभाग को जड़ तना के अग्रभाग को कट करके अलग कर देते हैं तो उस स्थान पर वृद्धि नहीं होती है। आगे देखिए, स्थायी ऊतक क्या है। स्थायी ऊतक में देखिए बच्चों, अभी तक आपने विभाज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ा। अब है सेकंड स्थायी ऊतक। दूसरा स्थायी ऊतक, प्रविभाजी ऊतक द्वारा बनी नई कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होता है। क्या ये पुनः विभाजित होती हैं। प्रविभाजी ऊतक द्वारा बनी नई कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होता है। क्या ये दोबारा से विभाजित होती हैं, ये क्वेश्चन है। ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर एक
एक अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी विभज्यतक ऊतक जो होते हैं वो विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं। इसके समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। इसके समूह को क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक। जड़ तना पत्ती तथा अन्य भागों में स्थायी ऊतक देख सकते हैं। जड़ तना पत्ती तथा अन्य भागों में स्थायी ऊतक देख सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं ऊतक। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 सरल ऊतक, नंबर 2 जटिल ऊतक। ये दोनों ऊतक मिलकर बढ़ते हुए पादप का गठन करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार के सरल मीन्स एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल ऊतक जो हैं आपके एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पादप निर्माण में इन ऊतकों का विशेष योगदान है। जटिल ऊतक क्या है? जटिल ऊतक जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब आगे देखिए। हाँ, तो ये पादप निर्माण में ऊतकों का विशेष योगदान होता है। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जटिल ऊतकों को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। जटिल ऊतक का उदाहरण क्या है? जाइलम और फिलोएम। जाइलम और फिलोएम इनके उदाहरण हैं। जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। अब क्रियाकलाप 3 क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, गुल मेहंदी या टमाटर का एक छोटा पौधा लें। ये कांच के बर्तन में आधा पानी भरें और इसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। इस रंगीन पानी में पौधों की जड़ को डुबोकर छोड़ दें। यानी टमाटर या गुल मेहंदी का एक छोटा पौधा लेते हैं और कांच के गिलास में थोड़ा कलर डाल लेते हैं। रेड कलर की 2 बूंदें डाल लेते हैं, 2-3 बूंदें, और कांच के गिलास में पानी भरते हैं और पानी में 2-3 बूंदें कलर की डाल लेते हैं। अब लगभग 10-15 घंटे और उसी कलरफुल पानी में टमाटर या गुल मेहंदी के पौधे को डाल देते हैं। 10-15 घंटे पश्चात पौधे को बाहर निकालते हैं। पौधे के तने की अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के लेंस के नीचे हैंड लेंस की सहायता से देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? केंद्रीय घेरे में लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें संवहन मंडल कहते हैं। संवहन फूल जाइलम और फिलोएम नामक ऊतक से मिलकर बने होते हैं। इनमें संवहन का कार्य होता है। ये चित्र देखिए बच्चों, ये आपका चित्र है, इसे देखिए। आपके रेड कलर ये संवहन मंडल है, ये संवहन मंडल है। इसमें रेड कलर की संरचना है या जाइलम है, जाइलम है, और ये ऊपर वाला फिलोएम। जाइलम और फिलोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। क्या? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अब पादप ऊतकों के कार्य। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। यानी मिट्टी से जड़ों के माध्यम से पानी और खनिज लवण कितना भी लंबा पेड़ हो उसके टॉप तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसा उसमें क्या होता है? उसकी जड़ों में क्या होता है बताइए? उसकी जड़ों में जाइलम होते हैं जो कि जाइलम की वजह से पानी को जड़ें अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं। यानी पानी और खनिज लवणों को पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। अब देखिए, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पेड़ में भोज्य पदार्थ कहाँ निर्मित होता है? पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ कहाँ निर्मित होता है?
पत्तियों में। अब पत्तियों में निर्मित हो गया तो फिर क्या है, पत्तियों तक ही सीमित रहेगा? ऐसा नहीं, पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य, यानी पत्तियों द्वारा बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फिलोएम ऊतक करता है। तो आगे देखिए बच्चों, जंतु ऊतक। क्या देखेंगे आप? जंतु ऊतक। पादप ऊतक तो आपने पढ़ लिए, अब देखेंगे नेक्स्ट जंतु ऊतक। अब बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, क्योंकि आप ये जो ऊतक हैं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, हम लोगों के शरीर में पाए जाते हैं। आपको बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आएगा। जंतु ऊतक। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों के बाह्य स्तर को बनाते हैं। एपिथेलियम ऊतक किस स्तर को बनाते हैं? शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं, यानी एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं, और यह ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाते हैं। एपिथेलियम ऊतक कहने का मतलब है, एपिथेलियम ऊतक शरीर का बाहरी आवरण बनाते हैं, शरीर और अंगों का बाह्य आवरण बनाते हैं, बाह्य आवरण बनाते हैं। ये एपिथेलियम ऊतक का चित्र है, ये आपका एपिथेलियम ऊतक का चित्र है। आगे देखिए, आवरण ऊतक में भी कहा जाता है खोखले अंगों जैसे मुख गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़ों, रक्त नलिकाओं आदि की भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है। खोखले तो आप जानते ही हैं बच्चों, जैसे कि आप पानी का पाइप तो देखा ही होगा, यानी कि बाहरी आवरण उसका प्लास्टिक का होता है और अंदर खोखला होता है जिसके द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। इसी तरह ऐसी संरचना को खोखली संरचना कहते हैं। क्या? खोखली। तो हमारा मुंह है, मुंह भी खोखला है। अब चलिए, जैसा सॉलिड तो नहीं है, तो मुंह खोखला है। इसके अलावा आगे बढ़िए, आहार नाल पूरा आपकी खोखली है, स्टमक खोखला है। इसके अलावा आंत्र इंटेस्टाइन खोखली है, श्वास नलिकाएं खोखली हैं, फेफड़े भी खोखले हैं, रक्त नलिकाएं। ये सब कहने का मतलब है कि खोखले अंगों जैसे मुख गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाएं आदि की भीतरी सतह एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। अब आया सेकेंड ऊतक है संयोजी ऊतक। कौन सा? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक क्या करते हैं? विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि, रक्त आदि। अस्थि और रक्त आदि। देखिए बच्चों, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा ऊतक को एक ऊतक से दूसरे एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से या एक ऊतक से दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। कौन से ऊतक? संयोजी ऊतक। ऊतकों के बीच के स्थानों को भरने, दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। कौन से ऊतक? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक है अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? अंतराली ऊतक और नंबर दूसरा अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि और उपास्थि, यानी संयोजी ऊतक, अंतराली ऊतक, संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंतराली ऊतक, नंबर 2 अस्थि उपास्थि, नंबर 3 रक्त। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंतराली ऊतक क्या होते हैं। अंतराली ऊतक क्या होते हैं? ये त्वचा के नीचे समझिए इस बात को, ये त्वचा के नीचे ये कहाँ पर स्थित होते हैं? यानी अंतराली ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में तथा रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। अंतराली ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अपनी त्वचा के नीचे, मसल्स या पेशियों के बीच में, रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर
पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंतराली ऊतक। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अस्थि एवं उपास्थि। अस्थि एवं उपास्थि। अस्थि क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं, अस्थि सबसे कठोर ऊतक है। अस्थि सबसे कठोर ऊतक है। तो और अस्थियाँ किससे बनी होती है? कैल्शियम तथा खनिज लवण की बनी, खनिजों की बनी होती है। कैल्शियम और खनिज की बनी होती है, जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है। हड्डियाँ इतनी कठोर क्यों होती हैं? क्योंकि हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं और कैल्शियम की बनी होने के कारण इनमें कठोरता आ जाती है। शरीर को ढांचा प्रदान करने में इसका विशेष योगदान होता है। अपने शरीर, आपने कंकाल देखा था ना? तो कंकाल देखा आपने, कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का। हड्डियों का बना होता है। हड्डियाँ कैसी होती हैं? कठोर। कंकाल बनना तभी संभव हुआ है जब हड्डियाँ कठोर हैं, तो यानी हड्डियाँ कठोर ना होती तो कंकाल तो बनता ही नहीं। यानी कंकाल जो है आपका अच्छे से प्रॉपर से बनता ही नहीं। जबकि उपास्थियाँ, हड्डियों का एक लक्षण क्या हो गया कि हड्डियाँ कठोर होती हैं। नंबर दूसरा, हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम एवं खनिज की बनी होती हैं। और अब देखिए, अभी आपने अस्थि के बारे में जाना, अब उपास्थि के बारे में जानिए। तो बच्चों, ये अपने कान को जरा पकड़िए और कान को मोड़िए। मोड़ा आपने? तो मोड़ने पर क्या कान टूटा? नहीं टूटा ना। तो कान के अंदर जो उपास्थि पाई जाती है, जो लचीली होती है, लचीली होने के कारण कान आपका मोड़ने पर टूटता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हड्डी को ऐसे मोड़े तो हड्डी टूट ही जाएगी, क्योंकि हड्डियाँ कठोर होती है। कठोर चीज़ें मोड़ने पर अक्सर टूट जाया करती हैं और लचीली चीज़ें जबकि नहीं टूटती हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए बच्चों, रक्त। क्या? रक्त। तो रक्त के बारे में तो आप जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। जब आप कट जाते हैं तो लाल रंग का द्रव निकलता है, उसी को रक्त कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि रक्त लाल होता है, तो लाल होता है अर्थात उसमें और कुछ नहीं होता है। नहीं, रक्त देखने में लाल होता है, लेकिन उसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। रक्त की संरचना में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लाल रक्त कणिका। नंबर 1, लाल रक्त कणिका। नंबर 2, श्वेत रक्त कणिका। नंबर 3, प्लेटलेट्स। कुछ और भी जाने जो अभी तक पढ़ाया है उस पर आधारित ही क्वेश्चंस हैं। कुछ और भी जानिए। हाँ, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है बच्चों? जब शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है तो कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। सेकंड पॉइंट है, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणु का भक्षण करती हैं। अभी मैंने बताया था कि रक्त का निर्माण, रक्त का संगठन 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1, लाल रक्त कणिकाएं। नंबर 2, श्वेत रक्त कणिकाएं। और नंबर 3, प्लेटलेट्स। तो श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इसकी कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। नंबर 3 है, प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती है। अर्थात जब यानी तीनों प्रकार की कणिकाओं का ब्लड में, रक्त में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है, इनका जीवन काल निश्चित होता है। तो
प्लेटलेट्स रखते। अभी आप एक उदाहरण बताती हूँ कि जब आप डेंगू हो जाता है, जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। यानी किसी भी कणिकाओं की एक निश्चित मात्रा से बहुत ज़्यादा यानी बहुत कम इनकी संख्या होने पर बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है, अर्थात किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए दवाइयाँ या कुछ फ्रूट्स आदि खाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में कीवी आदि से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। नंबर तीसरा, पेशी ऊतक। पेशी मीन्स मसल्स। पेशी मीन्स मसल्स। अब देखिए पेशी ऊतक मीन्स ऊतक पेशी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? पेशी ऊतक। अब देखिए हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पेशी कोशिकाएं कहते हैं। पेशी कोशिकाओं के समूह को पेशी ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। पेशी ऊतक का क्या कार्य है? पेशी ऊतक का क्या कार्य है? ये अंगों को गति प्रदान में सहायता प्रदान करते हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा से गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं? कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या रोक सकते हैं, जैसे हाथ पैर की गतियाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, हाथ पैरों की गतियाँ। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, अर्थात ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा पर निर्भर होती हैं कि हमें उनको चलाना है या नहीं। ऐसी पेशियों का नाम है ऐच्छिक पेशी। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं धारियों की रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। यानी सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करने पर पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियों की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें रेखित पेशी कहते हैं। ये पेशियाँ काफ़ी मजबूत और प्रायः कंकाल से जुड़ी रहती हैं। ये पेशियाँ रेखित पेशियाँ जो होती हैं, इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशियाँ काफ़ी मजबूत और प्रायः कंकाल से जुड़ी होती हैं। ये आप देखिए इसमें क्या है? रेखित पेशी और अरेखित पेशी का चित्र दिया गया है। रेखित पेशी और अरेखित पेशी का चित्र दिया है। एक मिनट। हाँ, यहाँ पर आ जाइए। रेखित पेशी यानी ये जो आपकी हैं, यहाँ पर ये रेखित पेशी हैं और रेखित पेशी अरेखित पेशी। ये जो आपकी हैं अरेखित पेशी, ऊपर की हैं रेखित पेशी और ये अरेखित पेशी। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आहार नाल में भोजन का खिसकना। जैसे कौन से कार्य हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, कौन से कार्य हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। तो हाथ पैरों का हिलाना, उठना बैठना, ये सब हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आप देखिए जैसे भोजन खाया है, जो उसका खिसकाना या रक्त नलिकाओं का प्रसार या संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं है, क्योंकि ये हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं। ये तो अपने आप ही चलती हैं, खुद ब खुद चलती हैं। हम इनमें इच्छा अनुसार गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। किसमें? अनैच्छिक पेशी में। इसलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। यानी मूत्रवाहिनियों में भी पेशियाँ पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा नुकीला होता है। इनको अरेखित मूत्रवाहिनी में अरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। क्या कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? अरेखित पेशी। हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार और संकुचन करती रहती हैं, यानी प्रसार फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर के फैलती और
संकुचित होती रहती हैं। यह रचना में रेखित पेशी यक्षिक पेशी की तरह से मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी के समान होती है। हृदय की जो पेशियाँ होती हैं यह रचना में रेखित पेशी के समान और मजबूती एवं कार्य में रेखित पेशी की तरह से होती हैं। ये हार्ट है, हार्ट की कोशिकाएं बनाई गई है, हार्ट की पेशी बनाई गई है। ये है आपका हार्ट की पेशी बनाई गई है। आप देखिए बच्चों, तंत्रिका ऊतक किससे बने होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से। किससे? तंत्रिका कोशिकाओं से। ये आपकी जो कोशिका दिख रही है ये है तंत्रिका कोशिका। ये कोशिका इस तरह का स्ट्रक्चर है। बीच में जो दिख रहा है आपको ये केंद्रक है और पूरा केंद्रक काय है। ये तंत्रिका काय है, पूरा तंत्रिका काय है। ये लंबा सा दिख रहा है आपको, ये एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो है डेंड्रॉइड है। क्या है? डेंड्रॉइड। ये डेंड्रॉन है। ये जो शाखान्वित संरचना है वो डेंड्रॉन है। बीच में केंद्रक है और पूरा ये है तंत्रिका काय है। और ये एक लंबा सा प्रवर्ध है जिसे एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। वही इसके बारे में बताया गया है। तंत्रिका कोशिका के बारे में क्या इसमें बताया है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। यानी मुख्य भाग ये है जो तंत्रिका काय कहलाता है। और तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी रचना निकलती हैं। इन्हें डेंड्रान धागे जैसी रचना ये है आपकी डेंड्रान कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा लंबा एवं छोर पर शाखान्वित, एक छोर पर ये मोटा लंबा और लास्ट में यानी टॉप पर ये शाखान्वित होता है। इसे एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक भी होता है, बिल्कुल होता है, ये होता है। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहते हैं। एक प्रकार की तंत्रिकाक्ष और दूसरे कोशिका की डेंड्राइट संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार शरीर की तंत्रिकाओं का एक जाल बन जाता है। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछ जाता है और मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु की तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं। जंतुओं में समन्वय क्या है? जंतुओं में समन्वय कैसे होता है? ये देखिए आपका एक ह्यूमन बॉडी बनाई है। इसमें क्या स्किन हटा के स्किन को हटाकर बताया गया है कि ये तो है ब्रेन, मस्तिष्क है, रीढ़ रज्जु ये दिख रहा ना, ये डार्क कलर की संरचना दिख रही है, रीढ़ रज्जु है। रीढ़ तंत्रिकाएं, रीढ़ रज्जु से रीढ़ तंत्रिकाएं निकलती हैं। और ये बाकी ये अब जाल सा बिछा है, ये तंत्रिकाएं हैं। ये सब जाल सा बिछा है, तंत्रिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। ये तंत्रिका, ये जो आपकी दिख रही है तंत्रिका कोशिका है जो कि ऊपर बताई गई है। बाकी इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्या है कि यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से ना हो तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। यदि हमारा खाया हुआ खाना ठीक ढंग से नहीं पच रहा तो हमारे शरीर में उतनी एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि पोषक पदार्थ हमें नहीं प्राप्त होंगे प्रॉपर, जिससे शरीर में ऊर्जा भी नहीं प्राप्त हो सकेगी। और इसी प्रकार यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा बच्चों? यदि वृक्क का कार्य क्या होता है? रक्त का फिल्टर करना होता है, रक्त का फिल्ट्रेशन करना होता है। और मान लीजिए वृक्क अपना कार्य नहीं कर रहा है तो क्या होगा? रुधिर में उत्सर्जित पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे। रुधिर में उत्सर्जित यानी हानिकारक पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे और समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी।
शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जिसका आपस में तालमेल और उचित समायोजन होता है। इसी को समन्वयन भी कहते हैं। यानी आपसी शरीर की अंगों के बीच होने वाले आपसी तालमेल को समन्वयन कहते हैं। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने वाले कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है। यानी जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का कार्य किसके द्वारा होता है? दो तंत्रों को द्वारा होता है समन्वय। शरीर में जंतुओं के शरीर में समन्वय तालमेल किसके द्वारा बिठाया जाता है? नंबर 1 तंत्रिका तंत्र द्वारा और नंबर 2 अंतःस्रावी। तंत्रिका तंत्र बोला है अभी देखा, ये सब तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिकाएं ये सब क्या है? तंत्रिका तंत्र हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। आगे देखिए बच्चों, तंत्रिका तंत्र अभी बोला था ना ऊपर के समन्वय, शरीर में समन्वय किसके कारण होता है? तो दो तंत्रों के कारण होता है। नंबर 1 तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में क्या है? तंत्रिका तंत्र ये शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यानी शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए कौन सा सिस्टम पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में मुख्य 3 भाग होते हैं। बिल्कुल, नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 रीढ़ रज्जु, पीछे की जो बैकबोन पाई जाती है उसे रीढ़ रज्जु भी कहते हैं। और तंत्रिकाएं जो आपका अभी देखा था स्किन को हटाकर जो शरीर बताया गया था उसमें तंत्रिकाएं ही क्लियर रूप से दिख रही थी। और मस्तिष्क के बारे में देखिए बच्चों, मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क ये जो मस्तिष्क कोमल और महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। ये अपने सर पर हाथ रख कर देखिए, ये हार्ड जो कवरिंग है उसे कपाल कहते हैं। स्किन के नीचे जो पाया जाता है वो कपाल है। इसके अंदर ही कोमल ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ही कपाल नेचर ने बनाया है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा। यानी कि समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। जैसे सुगंध, श्रवण, रंगों का निर्णय मस्तिष्क में ही होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ की गंध लेते हैं तो ये गंध अंदर, इसका ज्ञान कौन करता है? किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क द्वारा। और इसी तरह से श्रवण में हमारे कान में जो तरंगें इकट्ठी की जाती हैं, वो मध्य कर्ण से होते हुए अंतःकर्ण में जाती हैं। और वहाँ पर क्या होता है? श्रवणेंद्रियाँ होती हैं जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है, जिससे हमें आवाज़ का ज्ञान होता है। आगे क्या है बच्चों? मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इनमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा तर्क शक्ति विकसित होती है। अब रीढ़ रज्जु देखिए, रीढ़ रज्जु क्या है? रीढ़ रज्जु मानव मस्तिष्क का पीछे वाला बेलनाकार खोखला, यानी मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है। पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए रीढ़ रज्जु किसे कहते हैं? बेलनाकार, जो आपकी पीठ में बेलनाकार बीचों बीच में लंबाई में, यानी सर से लेके पीठ के आखिरी तक बेलनाकार खोखली संरचना है, उसे क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जु। क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ रज्जु में दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं होती हैं। रीढ़ रज्जु जो है शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी, यानी जो आप पीछे छू के देखेंगे तो एक कठोर हड्डी महसूस होगी।
और उस रीढ़ की हड्डी में रीढ़ रज्जु सुरक्षित रहता है। अंदर रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं जिसमें समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। रीढ़ रज्जु में रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली रीढ़ रज्जु में दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं जिससे समस्त रीढ़ रज्जु से के दोनों ओर निकलने वाली तंत्रिकाएं समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करती हैं। तंत्रिकाएं क्या हैं? तंत्रिकाएं मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। तंत्रिकाओं का जाल अभी आपने देखा था, अभी चित्र निकल गया जो एक ह्यूमन बॉडी खड़ी हुई है जिसमें स्किन नहीं है और उसमें तंत्रिकाएं। तो हम कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई भी उद्दीपन गिरा होने पर हमें तुरंत पता चल जाता है। शरीर में तंत्रिकाओं का इसलिए जाल होता है कि किसी भी भाग से कोई अगर उद्दीपन मिलता है तो तुरंत ही उसके बारे में जानकारी हासिल हो जाए हमें। इसके अलावा आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। नंबर 1 कपाल तंत्रिकाएं, नंबर 2 रीढ़ रज्जु। कपाल तंत्रिकाएं क्या होती हैं? आगे देखिए, ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं ये और मस्तिष्क को सूचना देती हैं। कपाल तंत्रिकाएं क्या हैं? ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5। नाक, कान, आँख, त्वचा और आपकी टंग। यानी ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। जैसे सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद, जानने की सूचना आदि। रीढ़ तंत्रिकाएं क्या हैं? इसके बारे में देखिए बच्चों। रीढ़ तंत्रिकाएं ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करती हैं। कौन? रीढ़ तंत्रिकाएं हैं जो समस्त अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करती हैं। ये रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। रीढ़ तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? रीढ़ रज्जु से। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंगों तक फैल जाता है। यानी इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंगों और त्वचा तक फैला रहता है। सूक्ष्म जंतुओं में जैसे अमीबा और स्पंजों के शरीर में कोई तंत्र नर्वस सिस्टम नहीं होता है। सूक्ष्म जीवों, कौन से सूक्ष्म जीव हैं? अमीबा, स्पंज में नर्वस सिस्टम या तंत्र नहीं होता है, परंतु समस्त शरीर के द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। तंत्र ना होने के बावजूद भी इसमें इस शरीर से संवेदना ग्रहण की जाती है। हाइड्रा, एस्केरिस, केंचुआ आदि जंतुओं में तंत्र पाया जाता है। तो बच्चों, हाइड्रा, एस्केरिस, केंचुआ आदि जंतुओं में तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुक प्राणी की भांति तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। हाइड्रा, केंचुआ, एस्केरिस में तंत्र पाया तो जाता है, लेकिन कशेरुक प्राणियों की तरह से ये डेवलप नहीं होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिकाएं नहीं होती हैं। अंतःस्रावी क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी जंतुओं में तंत्र की समन्वय के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। जंतुओं में तंत्र की समन्वय के अलावा रासायनिक पदार्थों के द्वारा यानी तंत्रिका से जो समन्वय होता है, इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। किसकी तंत्रिका के द्वारा समन्वय होता है और किसके द्वारा समन्वय होता है? रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी समन्वय और नियंत्रण होता है। ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। यानी कि मनुष्य जंतुओं के शरीर में समन्वय और नियंत्रण जो होता है तंत्र के द्वारा और हार्मोन्स के द्वारा होता है। शरीर में कुछ विशेष ग्रंथियाँ
विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, अतः उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचालित हो जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक की तरह से विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, अनेक कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में पहुँच जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संवेदक हार्मोन्स जो होते हैं रासायनिक संदेशवाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे अब आगे देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा जब बढ़ जाती है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनैलिन ग्रंथि जो होती है उसकी मात्रा, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स एड्रिनैलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें क्रोध और उत्तेजना होती है और शरीर को क्रोध आता है। यानी एड्रिनैलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्रोध आता है और इसे पुनः अपनी सामान्य स्थिति में लाने के लिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? नॉर एड्रिनैलिन। यानी जब हमें गुस्सा आती है तो एड्रिनैलिन हार्मोन सीक्रेट होता है और जब हमें गुस्सा हमारी शांत हो जाती है तो किसके द्वारा शांत होती है? नॉर एड्रिनैलिन। नॉर एड्रिनैलिन के कारण गुस्सा को शांत किया जाता है और गुस्सा शांत होती है किसके द्वारा? नॉर एड्रिनैलिन नामक हार्मोन्स के द्वारा, जो कि किससे निकलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनैलिन ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, इसी प्रकार शरीर में थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पेंक्रियाज, पीयूष ग्रंथि, जननांग आदि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। ये जो दिए हैं ये हैं पीयूष ग्रंथि। देखिए कुछ ग्रंथियाँ और उनसे होने वाले स्रावित होने वाले हार्मोन्स उनके कार्य। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे वृद्धि हार्मोन सीक्रेट होते हैं। शरीर की वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि करते हैं, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? थायरॉक्सिन शरीर की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है शरीर की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नहीं, इसकी कमी से होने वाला रोग है घेंगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। अब पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन्स निकलता है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? पैराथार्मोन हार्मोन। आगे देखिए अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनैलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसके कारण से क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। यानी एड्रिनैलिन के द्वारा ये सब होता है। क्रोध भी होता है, गुस्सा आता है, चिंता होती है, उत्तेजना होती है, तनाव होता है। अग्न्याशय ग्रंथि, इसे पैंक्रियाज भी बोलते हैं। अग्न्याशय जो है इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, जो क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसी तरह से वृषण कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन? वृषण। ये नर जननांगों के विकास को प्रेरित करते हैं और शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन जो मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, अंडाणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो है अंडाणुओं के निर्माण को भी नियंत्रित करता है। तो बच्चों अब
जंतुओं में अभी आपने समन्वय देखा था, समन्वयन देखा था। अब आप पौधों में समन्वयन देखेंगे, पौधों में समन्वयन देखेंगे, ठीक है ना। पौधों में समन्वयन किनके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधों में समन्वयन, पौधों में कोई तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे समन्वित करते हैं और हार्मोन्स समन्वयन के साथ साथ पौधों में, यानी पौधों में समन्वयन हार्मोन्स के द्वारा होता है और हार्मोन समन्वयन के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश, जल के प्रति उद्दीपन आदि को भी कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स क्या काम करते हैं? हार्मोन्स पौधों में समन्वयन और यानी पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स के द्वारा समन्वित करते हैं। हार्मोन समन्वयन के साथ साथ वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। चना मटर के, जैसे चना मटर के पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोंट लेता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल पौधों को खोंट लेने का कारण है, पौधों को खोंट लेने से पौधों में जगह जगह और अधिक शाखाएं निकल आती हैं। ऐसा पौधों में उपस्थित हार्मोन्स के कारण होता है। कौन सा हार्मोन्स के कारण? ऑक्सिन, यानी जो पौधों के ऑक्सिन, चूँकि पौधों के ऊपरी भाग में बनते हैं तो वहाँ से जैसे ऊपर से खोंट लेते हैं तो ऊपर वृद्धि नहीं होती, लेकिन पास से किनारे से शाखाएं निकल आती हैं। इस तरह बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। आगे है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिबरेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। पौधों के हार्मोन्स के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन से कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। ऑक्सिन जो है कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है, वृद्धि करता है। इसके प्रभाव से तने की पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती हैं। तो बच्चों, ये आपका लेसन ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।